हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जो कि विजन आईएएस की पीटी 365 का ये करंट अफेयर है, जिसमें सरकारी योजनाएं हैं जो कि आपकी अप्रैल 2023 से अभी मार्च 2024 तक की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके बारे में इस टॉपिक में कवर किया जा रहा है। अभी इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो था उसको कवर किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीटी 365 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप आगे जाके देख सकते हैं। और भी जितने भी पीटी 365 हैं इसके उन सभी को उसमें कवर किया गया है, तो आप वहाँ से प्रत्येक को देख सकते हैं। अभी हमारा ये जो 14वें जो 14 मंत्रालय था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा मंत्रालय है वह आता है अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के बारे में, कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के संदर्भ में आता है। तो इसके संदर्भ में हमारा स्कीम आती है कि पहले की सुर्खियों में रही योजनाओं में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में, कि यह क्या है। आपको पहले ही बता दें कि ये जो स्कीम जितनी भी कवर की जा रही है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया जा रहा है कि ये कब इस स्कीम को सुर्खियों में। पहला रीज़न तो ये कि वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों है, और जिस मंत्रालय के अंतर्गत इसको दिया गया है तो ऑलरेडी इसमें मंत्रालय पहले दिया गया, फिर उसके अंतर्गत स्कीम दी गई है। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय है तो इसके अंतर्गत 2-3 स्कीम आती हैं। अगर दूसरा मंत्रालय आता है तो इसके अंतर्गत एक ये वाली स्कीम आती है। तो पहले मंत्रालय याद कर लो, फिर स्कीम उनके अंतर्गत याद रख लो, या फिर स्कीम के बाद मंत्रालय याद रख लो कि यह किस में केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया है और इसकी शुरुआत कब से हुई, मतलब कि क्या पृष्ठभूमि रही कि अभी इसको लागू किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो इसके जो मेजर पॉइंट हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इसी तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आता है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएमजेवीके के अंतर्गत अवसंरचना इकाइयों के लिए 50,000 से अधिक निष्क्रिय प्रस्तावों को रद्द कर दिया है। इसमें देखा जाए तो यह योजना जो है वह एक तरीके से विकास की कमी वाले क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। योजना का प्रकार एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का विस्तार सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में है और योजना की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक होती है। इसके अन्य उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का विकास करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा संतुलित विकास और विकास के अंतराल को कम करना होता है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में आता है कि इसकी पृष्ठभूमि जो है वह 2008-9 में एक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी और इसे 2017-18 में पीएमजेवीके के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो इसके अंतर्गत आता है और इस योजना को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडे के अंतर्गत कोर ऑफ द कोर योजना के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। इसमें लाभार्थी के तौर पर देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी समुदाय शामिल होता है। इसमें केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए मांग आधारित वित्तीय सहायता करना इसके संदर्भ में होता है। इसके प्रमुख क्षेत्रक में आते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, मानव केंद्रित परियोजना और राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रक जैसे खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख इसके क्षेत्रक आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। इसके अंतर्गत योजनाओं में पहली आती है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की। हाल ही में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है। ऋण देने वाले संस्थान के अंतर्गत आते हैं जैसे कि वाणिज्यिक क्षेत्र, गृह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक आदि आते हैं। इसमें मौजूदा नए और दोनों उद्यम इस योजना के पात्र होते हैं और इसका प्राधिकरण केंद्रीय गारंटी फंड ट्रस्ट के द्वारा किया गया। अन्य उद्देश्य के तहत देखा जाए तो यह योजना एक ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना है तथा एमएसएई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जाता है। यह गिरवी या कोलेट्रॉल या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ट्रैक करने की उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत आता है। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और इसे विनिर्माण एवं सेवाएं सहित व्यापार और प्रशिक्षण इसमें शामिल है। या स्वयं सहायता समूह कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत पात्र नहीं है और इसमें पात्र ऋण सुविधा के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें प्रत्येक उधार मांगने वाले को 500 लाख रुपए तक की
निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है एमएसएमई के वर्गीकरण को देखा जाए तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम के तौर पर आता है। तो सूक्ष्म जो होता है वह प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और वार्षिक टर्नओवर इसका अधिकतम 5 करोड़ रुपए होता है। लघु के अंतर्गत देखा जाए तो यह प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश यानी कि 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और इसका वार्षिक टर्नओवर अधिकतम 50 करोड़ रुपए होता है। और मध्यम के अंतर्गत देखा जाए तो यह प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश या 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और वार्षिक टर्नओवर अधिकतम 250 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत होता है। तो इस तरीके से इसका एमएसएमई के अंतर्गत एक प्रमुख वर्गीकरण के तौर पर आता है। अब आती है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की हुई है। इस योजना के प्रकार को देखा जाए तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य एक पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समग्र समर्थन प्रदान करना है, जो कि यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में शुरू की जाएगी, जिसे जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। और यह इसका वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक इसका वित्त वर्ष रहता है। अन्य उद्देश्यों में देखा जाए तो यह योजना जो है वह कारीगरों और शिल्पकारों में विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता देना और कौशल उन्नयन प्रदान करती है। इसमें विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए ब्रांड के प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, जिसमें विश्वकर्मा कर्मियों के डिजिटल सशक्तिकरण को, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक अंतर मंत्रालय है जिसमें संयुक्त रूप से किया गया है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत एक वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं। अपवाद के स्वरूप देखा जाए तो यह मुद्रा और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक उपयुक्त अवधि के भीतर अपने ऋण का पूरा भुगतान कर देते हैं और विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हो। इसमें सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें देखा जाए तो कर्मचारी में 18 पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों जैसे कि शस्त्रसाज, लोहार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता, कुम्हार, सुनार, ताला बनाने वाले, बढ़ैया, सुथार या नाव बनाने वाले और इसके अंतर्गत ये प्रमुख इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों से लगे शिल्पकार इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देखा जाए तो मंत्रालय आता है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। यह जो मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू की गई नई पहल में आती है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। यह योजना जो है वह एक तरीके से इसका उद्देश्य सोलर रूफ टॉप पैनल की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आवासीय परिसरों को अपनी बिजली स्वयं पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। यह मॉडल्स और ग्राम के तौर पर देखा जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रत्येक जिले के एक गाँव द्वारा विकसित किया जाएगा। यह स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को अपने क्षेत्रों में आरटीएस की स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी अवधि 2024 से 2027 तक है और इसका उद्देश्य आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी की स्थापना करना है, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने में मदद करती है। और यह 1000 बिलियन यूनिट नवीनीकरण बिजली का उत्पादन करती है, जिसमें घरों पर, छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए बेनामी के समर्थन, विनिर्माण संबंधी सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ इसके लिए आवश्यक इकोसिस्टम को विकसित करना होता है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देता है। मुख्य विशेषताओं के तौर पर देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि 2019 में ग्रिड कनेक्टिंग रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया था और यह 2025 से 26 तक लागू किया जाना है। और अब इस योजना को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शामिल कर लिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। इस योजना के अंतर्गत कुछ देखा जाए तो यह आवासीय इकाई देखा जाए तो इसमें 2 KWP की आरटीएस क्षमता या उसका भाग होता है, जो कि 30,000 रुपये। इसमें CFA क्षेत्र के लिए और CFA विशेष श्रेणी राज्य वाले के लिए यह 33,000 पर KWP आता है। तो इस तरीके से इसकी एक आवासीय इकाई परियोजना आती है। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बारे में कि सुर्खियों में रही योजनाओं में जैसे कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के बारे में।
कि मिशन कर्मयोगी को आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रारंभ पहल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ मनाई गई। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम कर्मयोगी मिशन की एक पहल होती है। इसका उद्देश्य सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का निर्धारण करना है और इसका योजना कवरेज केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, एजेंसियों को सभी सिविल सेवकों के लिए होता है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को कवर किया जाता है। माई गॉट यह व्यक्तिगत अधिकारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। यह क्यूरेटेड कार्यक्रम है जो कि मंत्रालयों या विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अन्य उद्देश्य में आता है कि यह भारतीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम में परिवेश की स्थापना करना है और इससे अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कभी भी कहीं भी निरंतर सीखने में सक्षम बनाया जा सकता है। यह एक तरीके से मिश्रित कार्यक्रम है जिसमें सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के तरीकों का समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें ऑफलाइन कक्षा पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन लर्निंग घटकों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसमें वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट जो कि विकास कार्यक्रम है। यह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत सिविल सेवकों के प्रबंधन के लिए एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत इसके 6 मिशन हैं, जैसे कि पहला नीतिगत फ्रेमवर्क होना, जो कि नई प्रशिक्षण नीतियों जिनमें लगातार ज्ञान अर्जित करने और क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरा आता है क्षमतागत फ्रेमवर्क, जो कि स्वदेशी क्षमतागत ढांचे के जरिए नियम से भूमिका में तब्दील होना है। फिर आता है संस्थागत फ्रेमवर्क, जो कि PMHR परिषद द्वारा निगरानी की जाएगी। आई गोट कर्मयोगी, जो कि व्यापक स्तर पर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जो कि नीतिपरक मानव संसाधन प्रबंधन है। निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क, जो कि लगातार कार्य निष्पादन विश्लेषण, डेटा आधारित लक्ष्य निर्धारण और वास्तविक समय में निगरानी के संदर्भ में यह इसके प्रमुख लक्ष्य मतलब कि 6 स्तंभ में आते हैं। संस्थागत संरचना के तौर पर देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय यूनिट, क्षमता विकास आयोग और कर्मयोगी भारत स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, इसके अंतर्गत शामिल होती है। और कर्मयोगी प्रारंभ एक प्रकार का एक ऑनलाइन ओरिएंटेड कार्यक्रम भी होता है। फिर आता है नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में, जिसमें इसके अंतर्गत योजना आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको कि एक 2.0 है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख नए LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य एक तरीके से महिलाओं को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रदान करके महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। और इसमें केवल महिलाएं की आयु ही कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें योजना के लाभ में आता है कि यह निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन होता है। इसमें लाभार्थी महिलाएं एवं बच्चे होते हैं। अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो यह निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं की निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना है, जो कि PMUY के पहले चरण के तहत इसे शामिल नहीं किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत नेक्स्ट देखा जाए तो आता है कि यह पहल का शुभारंभ जो है वह 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को वंचित निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना है। और यह केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें पात्रता में देखा जाए तो यह किसी निर्धन परिवार की ऐसी वयस्क महिला इस योजना के लिए पात्र होगी जिसके परिवार में कोई LPG कनेक्शन नहीं है। और योजना के तहत इसमें पात्र लाभार्थी के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सुधार 2011 की सूची के अनुसार पात्र हो या अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवारों से संबंधित हो। यह प्रधानमंत्री आवास योजना व अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी हो, वनवासी और अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति या नदी द्वीप में रहने वाले समुदाय हो, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत सुर्खियों में रही योजनाओं में देखा जाए तो पहली आती है स्वामित्व योजना। हाल ही में स्वामित्व योजना को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए इस्तेमाल के लिए E-गवर्नेंस 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसमें स्वामित्व का पूरा नाम ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण विकास का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना है, जो कि सर्वे ऑफ विलेज अवार्ड दी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख इसका स्वामित्व का पूरा नाम है, जिसमें आपको नाम भी याद रखना है, क्योंकि जब ये शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिए जाते हैं तो इससे नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं।
तो अब आता है इसके योजना के उद्देश्य को देखा जाए तो यह एक तरीके से ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आवासीय संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके अंतर्गत यह भारतीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन इसकी एजेंसी और यह सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। अन्य उद्देश्यों को देखा जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करता है। यह ग्रामीणों को ऋण तथा अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। यह संपत्ति का निर्धारण करना होता है और यह सर्वेक्षण की अवसंरचना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के मानचित्रण का निर्माण करता है जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में एकीकृत और आबादी परिसंपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के मुखिया को संपत्ति कार्ड या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में अधिकार अभिलेख प्रदान करता है। और इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.62 लाख गाँवों को कवर करने इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये प्रमुख इसकी मुख्य विशेषताएं आती हैं। अब आता है नेक्स्ट मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के बारे में। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं में आती है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में, कि इस योजना का उद्देश्य जो है विद्युत क्षेत्र के नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों की स्वदेशी अनुसंधान और विकास का समर्थन करना होता है या प्रदर्शन करना होता है। और इसका दृष्टिकोण एक तरीके से किसी विचार के उत्पाद को परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाएगा। और यह इसमें अंतर सहयोगी मंत्रालय में आता है कि यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है और इसकी अवधि 2023-24 से 2027-28 तक होती है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और भविष्य में प्रासंगिक रहने वाली क्षेत्रों की पहचान करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र में जीवंत और नवीनवंशी परिवेश का निर्माण करेगा। साथ ही यह विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए इस क्षेत्र में हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगा, जिसमें वाणिज्यीकरण का आसान बनाएगा। और यह ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी गठबंधनों और भागीदारी का लाभ उठाएगा। यह मिशन विद्युत क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने में मदद भी करता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे कि पहला, परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि उच्च दक्षता वाले ईंधन सेल का विकास, भारतीय खाना पकाने वाली पद्धतियों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन या मॉडिफाई करना, लिथियम आयन स्टोरेज बैटरियों का विकल्प तैयार करना, लिथियम आयन स्टोरेज बैटरियों का विकल्प तैयार करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए नैनो तकनीक का विकास करना, ठोस स्टेज रेफ्रिजरेशन, भूतापीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर। इसके अंतर्गत 8 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो इस तरीके के प्रमुख क्षेत्र। माहिर मिशन के महत्व के बारे में देखा जाए तो यह नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। यह ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में मदद करता है। यह मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा देता है। और यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देता है। तो इसके अंतर्गत इसके प्रमुख इम्पोर्टेंस होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अंतर्गत आती है सुर्खियों में रही योजनाओं में आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे में, कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है एवं इसकी सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई हैं। इसके योजना के उद्देश्य को देखा जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम के जरिए पूरक या सहायक आजीविका को कानूनी अधिकार बनाती है। यह एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी परिवार का 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य होते हैं। और इसमें निगरानी तंत्र ग्रामीण सभा सामाजिक लेखा परीक्षा करके योजना की निगरानी की जाती है। इसके अन्य उद्देश्यों को देखा जाए तो यह एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की मजदूरी आधारित योजना रोजगार की गारंटी देती है, जिसमें वह एक सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक होते हैं। इसका कवरेज जो होता है, इसमें 100% नगरीय जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर देश में संपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं। और इसका वित्त पोषण एक केंद्र सरकार के योगदान में, जिसमें अकुशल श्रम लागत में 100% और सामग्री लागत में 75% पोषण केंद्र सरकार करती है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य आते हैं, जैसे कि सामाजिक समावेशन, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, गुणवत्ता पूर्ण परिसंपत्ति का निर्माण इसके अंतर्गत आता है, जो कि इसके प्रमुख लक्ष्य होते हैं।
अब आता है कि मजदूरी करने वालों के अधिकार के योग में देखा जाए, जैसे कि पीने योग्य स्वच्छ पानी, आराम करने की सुविधा, फर्स्ट एंड वॉक्स दवा की उपलब्धता, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुरक्षा इसके अंतर्गत प्रमुख इसके कार्य में अधिकार आते हैं। अब आता है नेक्स्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 2017-18 से 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के परफॉर्मेंस ऑडिट का एक रिपोर्ट जारी की हुई है। योजना के प्रकार को देखा जाए तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं आदि को सामाजिक सहायता प्रदान करना है और यह अनुच्छेद 41 में राज्य के कुछ मामलों में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है और यह राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तंत्रों के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षा और वार्षिक सत्यापन भी करता है। इसमें राज्यों द्वारा अन्य लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना होता है और इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए कि इसे 1995 में शुरू की गई थी, जो कि 5 उप योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज में गठित संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय तंत्र अपनाया गया है और इसकी अवधि 2024-25 तक होती है। इसके अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क कनेक्टेड बस्तियों के लिए आवश्यक पुल और क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं से युक्त सभी मौसम में प्रयोग वाले सड़क के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है और इसका विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण जो आता है जो कि इसे 2000 में शुरू किया गया था और यह एक जनसंख्या आकार की पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल 12 सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाले और पूर्वोत्तर पहाड़ी आदिवासी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी होनी चाहिए। इसमें जो दूसरा फेज शुरू किया गया है इसे 2013 में शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गाँवों को सड़क से गाँवों को जोड़ने की पहली से बनी है और इसमें 50,000 किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन करने के लिए शुरू किया गया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना, जो कि 2016 में एक पृथक कार्य योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था, जिसका कवरेज 44 जिलों में 9 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका ये जो तीसरा फेज है इसे 2019 और 20 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो अवधि है वह 2024-25 तक इसे की गई है। इसमें 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अलग अलग सुविधाओं से जोड़ने के लिए आरंभ किया गया है, जैसे कि ग्रामीण बस्तियों से ग्रामीण कृषि बाजारों आदि तक पहुंच के लिए मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। तो ये इसके 3 फेज होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मंत्रालय देखा जाए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बारे में। इसके अंतर्गत स्कीम आती है स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो कि हाल ही में स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य देखा जाए तो यह एक तरीके से अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग तथा अप स्किलिंग पर केंद्रित होती है। यह एक तरीके की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका वित्त पोषण मंत्रालय के एकीकृत वित्त विभाग मिशन के वित्त विंग के रूप में कार्य करता है और इसकी निगरानी मिशन के निदेशालय के द्वारा की जाती है। इसके अन्य उद्देश्यों में आता है कि यह भारत में युवाओं को वैश्विक बाजार में श्रम बाजार संसाधन के रूप में तैयार करना है, विशेष रूप से उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और कौशल विकास कार्यक्रमों में विविधता लाता है, प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्रासंगिक बनाता है और यह बाजार के अनुरूप कौशल प्रदान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो इसके स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 2015 में की हुई थी और इसमें सरकार ने 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के जरिए पूरे भारत में अलग अलग कौशल विकास की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में कि सुर्खियों में रही योजनाओं में आती है मिशन शक्ति, जो कि एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसमें केंद्र सरकार ने बताया है कि मिशन शक्ति, जो कि नारी अदालत घटक का पहला चरण असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके स्मरणीय तथ्य के तौर पर देखा जाए तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन चक्र की निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान करना है और यह केंद्रीय क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी निगरानी महिलाओं के सशक्तिकरण के हब योजना के प्रदर्शन में की जाती है, जिसमें यह अवधि 2021-22 से 2025-26 तक होती है।
इसके अन्य उद्देश्य में देखा जाए तो यह महिलाओं को सशक्तिकरण करना, साथ ही उनमें देखभाल के बोझ को कम करना है और यह कौशल विकास आदि को बढ़ावा देकर महिला श्रम भागीदारी को भी बढ़ावा देती है, जिसमें हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल, समर्थन, सहायता प्रदान करती है, जो कि लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना, कर्मचारियों को क्षमता निर्माण करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही सहयोगी मंत्रालयों या विभागों के साथ सहयोग करना आदि होता है। योजना की मुख्य विशेषताओं में इसके दो प्रमुख उपयोजनाएं आती हैं, जिसमें पहली आती है सामर्थ्य महिला सशक्तिकरण, जो कि केंद्र और राज्य द्वारा से एक साझा वित्त पोषण के अंतर्गत आती है। दूसरी आती है संबल, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसमें जो पहली वाली आती है सामर्थ्य महिला सशक्तिकरण, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास और राष्ट्रीय शिशु योजना के अंतर्गत एक तरीके से ये सभी से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और संबल योजना जो है एक तरीके से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत के अंतर्गत इसको इस तरीके से 100% वित्त पोषित किया गया। तो ये योजना अब आते हैं इसके अंतर्गत नेक्स्ट योजनाओं के अंतर्गत देखा जाए तो आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में जिस स्तर से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है कि उसे व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन में लाना। इनका वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 100% किया जाता है और यह नगद लाभ के तौर पर देखा जाए तो यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसमें देश के सभी जिले इसका एक कवरेज होते हैं। और इसका अन्य उद्देश्य आता है कि जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति रूप में 2 अंकों का सुधार करना है, संस्थागत प्रसव के प्रतिशत के सुधार करना 95% या उससे अधिक की दर पर बनाए रखना है और यह प्रति वर्ष पहली तिमाही के प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण में 1% वृद्धि करता है। प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन और लड़कियों तथा महिलाओं के कौशल में 1% की वृद्धि करना होता है, जो कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक लड़कियों के बीच ड्रॉप आउट की दर को बढ़ने से रोकता है और यह मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में भी जागरूकता प्रदान करता है। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इसमें एक तरीके से इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जीवन चक्र निरंतरता में संबंधित मुद्दों के साथ साथ बाल लिंगानुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करना है। और इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में जिस तरीके से बालिकाओं के बारे में सोच बनी हुई है कि उसमें व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना है, उसमें यह सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने और संलग्न करने और सशक्त बनाने के लिए द्वारा इसके अंतर्गत इसको किया जाता है। कि इसके प्रमुख मंत्रालयों को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय इसके अंतर्गत एक प्रमुख मंत्रालय हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अब आता है सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन के बारे में कि सरकार ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में डू एट योरसेल्फ एवं सीखने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खिलौनों के विकास और उपयोग के बारे में जानकारी दी हुई है। PPBP जो है वह मिशन पोषण 2.0 के तहत एक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के जरिए कुपोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, किशोर या गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना की लाभार्थी होती है। और इसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का एक समय है और इसका उद्देश्य मानव पूंजी विकास में योगदान करना है, कुपोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण में पोषण से संबंधित जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना होता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजनाओं के बारे में कि ऐसे 0 से 6 वर्ष तक की आयु और बच्चे की गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली माताओं का कल्याण करना है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल जाने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा इसके अंतर्गत आती है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टीकाकरण, हेल्थ चेकअप और रेफरल सेवाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है इसमें पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है इसके 1975 में शुरू किया गया था। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर कार्य करता है। अब आता है कि इसमें देखा जाए तो पोषण यानी कि समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की एक व्यापक योजना है, जो कि इस पोषण अभियान के बारे में जिसकी शुरुआत जो है 2018 में एक सुपोषित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अलग अलग हितधारकों की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य मुख्य आंगनबाड़ी सेविकाओं के उपयोग और गुणवत्ता में सुधार करके सबसे अधिक कुपोषण वाले जिलों में ठिगनेपन के मामले को कम करना है। यह अभिसरण और समन्वय के तौर पर देखा जाए तो यह अभियान स्पष्ट रूप से अभिसरण और जन्मजात की आवश्यकताओं पर बल देता है, ताकि विविध सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों की महिलाओं और बच्चों तक पहुँच सके। इसके अंतर्गत होता है। अब आते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में पढ़ते हैं कि यह योजना जो है हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा गठित संसदीय समिति ने इस योजना के कार्यान्वयन का विश्लेषण किया है। यह आदिवासियों की बहुलता में गाँवों को आदर्श गाँव में बदलना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 2021 से 2026 तक की इसकी अवधि है। इसमें संबंधित राज्य मंत्रालय इसके कार्यान्वयन मंत्रालय में आते हैं। इसका उद्देश्य जो है वह ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार करना, अनुसूचित आबादी के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के अधिकतम लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अवसंरचना में सुधार करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। और इस योजना को 2017 में शुरू की गई एक जनजातीय उपयोजना की एक विशेष केंद्रीय सहायता का एक संशोधित संस्करण के तौर पर यह कार्य करता है। योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क कनेक्टिविटी जो कि आंतरिक और विविध गांवों के बीच होना, दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्कूल और स्वास्थ्य उपकेंद्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट सुर्खियों में रही अन्य योजनाओं के बारे में, जिसमें इसमें एक साथ ही सभी योजनाएं दी गई हैं। जैसे कि मूल्य समर्थन योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में इसमें PSS के तहत अरहर, उड़द और मसूर पर 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है और इस निर्णय के बाद किसानों को बिना किसी ऊपरी सीमा के NSP पर इन दालों को खरीदा जा सकता है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इस योजना को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या PM आशा नामक अम्ब्रेला योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है PM प्रमाण के बारे में, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और यह एक तरीके से धरती माता की उर्वरकता को बहाली, जागरूकता, पोषण और हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम है। तो इसको 2023-24 के बजट के लिए घोषित किया गया और इसका लक्ष्य गंभीर समस्या यानी कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग का समाधान होता है और इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना होता है। इसकी अवधि 3 वर्ष होती है, जो कि 2023-24 से 2025-26 तक इस PM प्रमाण की अवधि होती है। अब आता है कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में कि कोयला मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए शुरू की गई है और कोयला और लिग्नाइट योजना के अन्वेषण के बारे में देखा जाए तो यह एक तरीके से 2 चरणों में आयोजित है। पहला प्रमोशनल यानी कि क्षेत्रीय अन्वेषण, दूसरा गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण आता है। इसका महत्व यह योजना देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और उनकी मात्रा का अनुमान लगाती है और इससे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अग्रिम प्राधिकरण योजना के बारे में, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लागू रहा है और यह उन इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया गया है। इसमें सहायक विनिर्माताओं से जुड़े विनिर्माता, निर्यातक तथा पण्य निर्यातक भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब आता है संचार मंत्रालय के बारे में, जो कि भारत ई मार्ट को संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इंडिया पोस्ट ने भारत में ई मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। यह व्यापारियों के परिसर में वस्तुओं की पिकअप की सुविधा प्रदान करेगा, जो देश भर में वस्तुओं की घर पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संचार सारथी पोर्टल, जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत है, जो कि एक संचार सारथी पोर्टल के नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया गया और इस पोर्टल को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार के विजन को पूरा करने में मदद करती है और इस पोर्टल के जरिए लोग किसी यूज डिवाइस को खरीदने के लिए पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जाँच करते हैं और इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है और यह निम्नलिखित 3 मॉड्यूल में सभी के साथ नागरिकों को सक्षम करता है।
अब आता है नेक्स्ट मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई योजना केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई। यह सरकार में देश भर में CEIR प्रणाली शुरू करेगा। यह एक तरीके से CEIR गुम या चोरी हुई मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पोर्टल इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा CSISFS का जमीनी स्तर पर प्रभाव देखने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रभाव का आकलन करता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में DPIIT ने 2021 में लॉन्च किया था। और इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि स्टार्टअप सीड फंड कैसे कार्य करता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यह एक तरीके से देखा जाए तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि इसका नोडल विभाग होगा, फिर एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति होगी, जो कि सरकार के प्रतिनिधित्व और उद्योग विशेषज्ञ होंगे। इसमें सरकार से सहायता प्राप्त, गैर सरकारी सहायता प्राप्त इनक्यूबेटर्स होंगे, जो कि कम से कम 2-3-4 साल का एक कार्य संचालन करते हों। और इसमें DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो कि 2 साल से कम समय के लिए पहले से निगमित होंगे, तो इसके अंतर्गत एक चैन के तौर पर कार्य करेगा, जो कि इसके अंतर्गत इसको वितरित किया गया है। अब आता है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित कॉरपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र के बारे में, कि इसकी स्थापना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने की है। इसे कंपनियों को समस्या मुक्त फाइलिंग और समयबद्ध और प्रक्रियाबद्ध तरीके से MCA रजिस्टर से अपना नाम हटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह हितधारकों के लिए अधिक सार्थक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिसके अलावा रजिस्ट्री को त्रुटिहीन रखने के साथ साथ रजिस्ट्री को अनावश्यक दबाव को कम करने में भी मदद मिलती है। अब आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसमें पृथ्वी विज्ञान एक पहल शुरू की गई है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही अलग अलग योजनाओं को शामिल करके एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी कि पृथ्वी को मंजूरी दी है। इस योजना के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो यह 2021 से 2026 तक की इसकी अवधि और इसका उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना है। इसमें पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटक, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल और इसकी जटिल अंतःक्रियाओं से एक तरीके से संबंधित होते हैं। अब आता है नेक्स्ट मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में, कि यह योजना 2023-24 के बजट में शुरू की गई है, जो कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, जिसमें लड़कियों से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है। यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवर्ती ब्याज दर का प्रदान करती है। और इसके तहत निवेश की गई न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये और 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है, और इसमें निवेश सीमा 2 लाख रुपये होती है। अब आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता, जो कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2023-24 में 1.3 लाख रुपये की अधिकतम राशि 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्राप्त करेगी। यह पूंजी निवेश या व्यय के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय के द्वारा 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुरू की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत इसके 8 प्रमुख भाग होते हैं। अब आता है नेक्स्ट संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किए गए अभिलेख पटल के बारे में, कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक के पृष्ठों वाले पोर्टल में अभिलेख पटल की प्रशंसा की है। यह इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ में माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुँच के लिए एक संपूर्ण विशेषताओं का वेब पोर्टल है, और इसकी पहल यह एक NIA की पहल है, और इसका उद्देश्य इसके भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स के सभी के लिए उपलब्ध बनाना है। अब आता है प्रोजेक्ट दंतक, जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और इसकी शुरुआत 1961 में सीमा सड़क संगठन ने की थी, और यह भूपाटान से बेहतर परिवहन योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। और इसका गठन 1960 में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव के किया जाता है, और यह 2015 में रक्षा मंत्रालय के अधीन यह तौर पर कार्य करता है।
अब आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में, कि यह एक तरीके से शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने स्टार्स प्रोजेक्ट को तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया है। स्टार्स एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 6 राज्यों में लागू किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल इसके अंतर्गत शामिल है। और इस कार्यक्रम को समग्र शिक्षा अभियान के तहत तैयार किया गया है, जो कि उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन में अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। अब आता है परख यानी कि समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, आकलन और समीक्षा की और विश्लेषण के बारे में, कि यह एक शिक्षा मंत्रालय की पहल है जो कि परख निम्नलिखित समग्र प्रगति कार्ड को तैयार करती है, जिसमें बुनियादी चरण में कक्षा 1 से 2, प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 और मध्य चरण कक्षा 6 से 8 तक का होता है। वर्तमान में जो परख कार्यक्रम है वह मध्यम चरण के लिए और इसी तरीके का HPC विकसित करने के कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत 2023 में NCERT में एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में स्थापित की गई और इसका उद्देश्य छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक या दिशा निर्देश निर्धारित करता है, जिसमें गतिविधियां लागू करना। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सौंपे गए कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। परख के 4 फोकस क्षेत्र हैं, जिसमें योग्यता आधारित मूल्यांकन में क्षमता विकास होना, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण, स्कूल बोर्डों में समतुल्यता और बुनियादी तैयारी, मध्य एवं माध्यमिक चरणों की समग्र प्रगति कार्ड इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कोष योजना के बारे में, कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसको लगभग 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा दिए जा रहे शिक्षा ऋणों को अब CGFSRL से ऋण सुरक्षा प्रदान होती है। RRB को वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो जाएंगे और इसे ऐसे ऋणों पर ब्याज दर कम करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय की जो स्थापना है 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा ऋणों को आसान बनाने और सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋणों की चूक की स्थिति में गारंटी को कवरेज करता है। अब आता है साइबर सुरक्षित भारत के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग ने CSB के तहत 36वें मुख्य सूचना अधिकारी डीप टाइम ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, साथ ही सभी सरकारी विभागों में CISO और अग्रिम पंक्ति के IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पर्यावरण सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम निर्माण और आजीविका कार्यक्रम के बारे में, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में वन अनुवानिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान के एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया है और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के वित्त पहलुओं पर जानकारी एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और प्रसार करना होता है। तो यह इस तरीके से आता है जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब आती है नेक्स्ट अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लिवलीहुड प्रोग्राम। एक तरीके से इसी के मतलब कि पर्यावरण सूचना जागरूकता निर्माण का ये फुल फॉर्म आता है, मतलब कि इसको इंग्लिश में EIACP कहा गया, उसका ये संक्षिप्त रूप है। फिर आता है नेक्स्ट विवाद से विश्वास फर्स्ट MSME को राहत योजना के बारे में, कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों की राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। यह योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए शुरू की गई और इसके तहत कोविड-19 के दौरान अनुबंध को सही से लागू न कर पाने के मामले में बिडिंग या फिर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के मामले में जब्त की गई राशि को 95% हिस्सा सरकार को से वापस कर दिया जाएगा। फिर आता है आपका अपील्स योजना, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अपील्स योजना 2023 को अधिसूचित किया है और इसका उद्देश्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम करना है और यह एक पीड़ित कर निर्धारित है और यह इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। किफ़ायती व मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो या स्वामी कोष के बारे में, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसमें स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना पूरी होगी और इस परियोजना के तहत 3000 परिवारों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे और यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया है और यह विशेष रूप से दबावग्रस्त रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है।
अब आता है पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, जो कि मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है और इसकी उत्पत्ति पशुधन क्षेत्र की पहली क्रेडिट गारंटी योजना है और इसका उद्देश्य एक तरीके से इसका कार्यान्वयन पशुपालन अवसंरचना और विकास कोष तक कार्यान्वित है और इसका लाभ उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना, साथ ही पशुधन क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना होता है और इसे DADH में 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड इसके अंतर्गत स्थापित किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह कार्यक्रम कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया और इसे अब राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाएगा। यह कार्यक्रम गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, क्रॉनिक किडनी रोग जैसे कई अन्य बीमारियों का शामिल किया गया है। यह NCD को नियंत्रित करने और रोकथाम के लिए नई स्वास्थ्य पहले भी शुरू की गई है और इनकी वजहों से NPCDCS का नाम बदलना अनिवार्य कर दिया गया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NPCDCS को 2010 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। अब आता है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। यह तीसरे चरण का इसका शुभारंभ किया गया है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 में इसे TBSY को कार्यान्वयन किया गया था। यह एक तरीके से होम्योपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कार्यक्रम है, जो कि कोल इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। अब आता है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि सक्षम पोर्टल के बारे में, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सक्षम LMIS लॉन्च की है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में विकसित किया है। यह सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित और एकीकृत मंच के तौर पर कार्य करता है। अब आता है राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग या टेली मानस के बारे में। यह पहल जो है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। इसे टेली मानस हेल्पलाइन ने 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त करके रिकॉर्ड किया हुआ है और यह 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू की गई और यह इसका लक्ष्य देश भर में निःशुल्क 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। विशेष रूप से सुदूर और सुविधाओं ने वंचित क्षेत्रों में लोगों की सेवाएं प्रदान करेंगी और इसमें नोडल केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। अब आता है राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना, जो कि आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और यह योजना राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत तैयारी क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण विंडो हेतु निर्धारित की गई है। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आयोग है, जिसमें NDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्रत्येक में से 12.5% राशि तैयारी और क्षमता निर्माण में वित्त पोषण विंडो हेतु आवंटित की गई राशि के अंतर्गत आती है। अब आती है प्रोजेक्ट स्मार्ट, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ये स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के तहत इसे शुरू किया गया है और यह प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई और इसका उद्देश्य यात्रियों और हितधारकों की स्टेशन तक पहुँच और सुविधाओं में वृद्धि करता है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और यह राज्य सरकारें, नगर निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों की एक संस्थागत क्षमता को बढ़ाता है। अब आता है जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम NAQUIM यानी कि एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि जल शक्ति मंत्रालय का है। इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड ने देश में जलभृतों का मानचित्रण करने के लिए 2012 में शुरू किया था। यह भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक निकाय होता है और इसका प्रबंधन इसे भूजल प्रबंधन और विनिमय योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए योजनाएं विकसित करने हेतु जलभृत चित्रण और उनके लक्षणों का वर्णन करता है। अब आता है इसमें
न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में। इसे विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94 में अपने परिचालन के बाद से शुरू की गई जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है और इसकी अवधि 2026 तक बढ़ाई गई और इसका उद्देश्य सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अदालत भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से संसाधन में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में, जो कि विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 2023 से आगे 3 वर्षों के लिए यानी कि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा बढ़ाना है और इस योजना को केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाता है और यह बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के मामले में शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पोस्ट को न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है और इसमें प्रत्येक न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। यह निर्भया फंड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं, मूल्यांकन और सिफारिश करने वाला नोडल मंत्रालय होता है। अब आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब के बारे में कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इस हब को 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के पंजीकरण किया गया और यह राष्ट्रीय SC/ST हब के बारे में देखा जाए तो यह इसी SC/ST वर्ग के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है और इस वर्ग में उद्यमी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के सरकारी खरीद नीति आदेश 2012 के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की मदद करते हैं और इसका कार्यान्वयन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्यान्वित किया जाता है। अब आता है ग्रामोदय विकास योजना, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ग्रामोदय विकास योजना खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के एक घटक है, जिसमें अन्य 2 घटक में खादी विकास योजना और खादी अनुदान आता है, जो एक तरीके से अम्ब्रेला योजना है और यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधाओं और तकनीकी आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना और उनका विकास करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस कार्यक्रम के बारे में या रैम्प प्रोग्राम के बारे में। यह एक तरीके से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रैम्प कार्यक्रम की 3 उपयोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है और रोजगार से अधिक अवसरों का सृजन करना। फिर आता है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे 2021-22 से 2025-26 तक की इसकी योजना अवधि है। इसका वित्त पोषण विश्व बैंक और भारत सरकार करेगी और यह पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन कार्यक्रम मंत्रालय के विभिन्न इसके अंतर्गत आते हैं और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान करना और MSME को पर्यावरण को अनुकूल बनाना है। MSME की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र राज्य संबंधों और भागीदारों में सुधार करना, केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और शासन को मजबूत बनाना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट स्वामर्थ अभियान के बारे में कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के स्तर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है और यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाएगा, साथ ही यह डिजिटल लेन देन के लाभ उठाने में भी समर्थ बनाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल यानी कि मरीन के बारे में कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पत्तन पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच है जिसमें पूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान शामिल है। यह निर्यात को, आयात को, सेवा प्रदाताओं और दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान प्रदान करने और व्यापार करने में मदद करता है। यह NLPM व्यापक विजन सरकार से सरकार, सरकार से व्यवसाय, व्यवसाय से व्यवसाय मॉडल में अलग अलग हितधारकों की आवश्यकता की पूर्ति करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें कार्बन क्रेडिट स्कीम के बारे में। कार्बन क्रेडिट की स्कीम को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह एक तरीके से एक अधिसूचित किया है और यह एक कार्बन क्रेडिट बाजार स्थापित करने का प्रावधान है और इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण करना है। साथ ही भारत को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45% तक की कटौती करने के लिए इसे प्रतिबद्ध किया गया है और यह उत्सर्जन व्यापार प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है इसके बारे में इसको बताया गया।
आपको बता दें कि इसे पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत शुरू किया गया था और यह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में से संशोधित किया गया था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है स्टार लेवलिंग कार्यक्रम के बारे में, जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है। इसे सरकार के स्टार लेवलिंग कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप स्प्लिट एसी और विंडो एसी की दक्षता में सुधार के लिए किया गया। स्टार लेवलिंग कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2006 में एक स्वैच्छिक पहल के रूप में फिक्स स्टीप रूम एयर कंडीशनर के रूप में शुरू किया गया है। यह 2009 में अनिवार्य रूप से किया गया और यह 34 उपकरणों और सामग्रियों के लिए लागू किया गया है और इसके अंतर्गत इसे 2015 में बीई ने इन्वर्टर आरएसी के लिए एक स्वैच्छिक लेवलिंग कार्यक्रम शुरू किया था और इसे जनवरी 2018 में इस कार्य को अनिवार्य बना दिया था। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम के बारे में। यह राज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसमें 5 साल में 250 से ज़्यादा परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है और इसका पहली बार 2022-23 में केंद्रीय बजट में की गई है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के मोड के क्रियान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक बेहतर पारिस्थितिकी रूप में संधारणीय विकल्प प्रदान करता है। यह कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देता है और इसके अतिरिक्त यह यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधाओं के सुधार पर भी केंद्रित होता है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल मंत्रालय होता है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के बारे में कि एक रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के लिए OSOP योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के विजन को बढ़ावा देना है, साथ ही हाशिए पर रहने वाले वर्ग के अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करना है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर देसी या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी को OSOP आउटलेट्स आवंटित किए जाएंगे और यह स्थान विशेष के लिए विशिष्ट है। इसमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार हथकरघा आदि इसमें शामिल होते हैं। अब आता है राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के बारे में कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर पहल के अंतर्गत देश भर में पंजीकरण विभागों को विकसित करने के लिए एक जेनरिक अनुप्रयोग किया है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एवं एक सॉफ्टवेयर के विचार को सक्षम करना है। यह संपत्ति के मूल्यांकन, शुल्क का संचालित गणना सहित ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने में सक्षम करके नागरिकों का सशक्तिकरण करती है। यह राज्यों को राज्य की स्थितियों के अनुकूल और आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव की सुविधा प्रदान करता है। अब आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि एक तरीके से गर्भिणी कार्यक्रम जन्म के परिणामों पर उन्नत अनुसंधानों के लिए अंतर विषय समूह या DBT भारत पहल के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दक्षिण एशिया में पहली बार गर्भिणी कार्यक्रम में शोध करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने उन जेनेटिक मार्कर्स की पहचान की है जो प्रीटर्म या प्रीमेच्योर से जुड़े हुए हैं। प्रीटर्म में जो है विश्व स्तर पर नवजात शिशुओं की मृत्यु और जन्म संबंधी जटिलताओं का सबसे बड़ा कारण है और इसे गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे होने के पहले होने वाले जन्म के रूप में परिभाषित किया गया है। गर्भिणी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन शुरू की गई एक पहल है। इसे सहयोगी अंतर विषय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। अब आता है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट या सुप्रीम के बारे में। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है, जो कि एक तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे लॉन्च किया है और यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरणों और सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने, मरम्मत, उन्नयन और रखरखाव और रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्न प्राप्त करने हेतु संसाधनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक या वैभव के बारे में कि इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसे केंद्र सरकार ने वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है और इसका उद्देश्य भारतीय स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा डायस्पोरा को सहयोगी अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को साथ जोड़ना है और यह फेलोशिप भारतीय मूल के ऐसे उत्कृष्ट विज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी को प्रदान की जाएगी जो अपने प्रवास क्षेत्रों में अनुसंधान और गतिविधियों में संलग्न होता है। अब आता है अटल अभ्युदय योजना, जो कि एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुजुर्गों का सशक्तिकरण है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इस पहल को 2021 में शुरू किया गया था। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है और इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ वरिष्ठ नागरिक मजबूत और सामाजिक और अंतर पीढ़ीगत संबंधों के साथ स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
नेक्स्ट आती है इंडिया हेलमेट पोर्टल, जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसमें ई कॉमर्स पोर्टल के केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए इसे विकसित किया हुआ है। नेक्स्ट आता है समर्थ योजना, जो कि वस्त्र मंत्रालय की है। इस योजना को विभिन्न नए कार्यान्वयन भागीदारों में शामिल किया गया और इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो यह समर्थ योजना को वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के क्रम में लॉन्च किया गया और इसका कार्यान्वयन 2017-18 से 2019-20 तक की 3 वर्ष की अवधि तक किया गया है। नेक्स्ट आती है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल या पीएम मित्र के बारे में। इसे महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करना है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगी, साथ ही वस्त्र क्षेत्र के भीतर नवाचार और रोजगार के सृजन को भी प्रोत्साहित करेगी। यह 5 विजन पर आधारित है, जिसमें फार्म टू फाइबर और फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन तक यह होती है, जो कि एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान में रखकर लॉजिस्टिक लागत को कम करती है। तो इस तरीके की ये योजना है, जो कि यहाँ पर ये जो टॉपिक है योजना से रिलेटेड आपका फिनिश होता है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास इसमें PT 365 की होगी, तो विजन IAS का जो अपडेटेड स्टडी मटेरियल आएगा उससे रिलेटेड होगी। यहाँ पर आपकी जो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक था वो भी कवर हो गया। इसके पहले जितने भी PT 365 आए हुए हैं उसको भी आपके कंप्लीट किया जा चुका है। PDF आपके हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर अवेलेबल है और इसकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ की आप प्लेलिस्ट में जाके PT 365 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको इन सभी की PDF प्राप्त क्लासेस मिलेगी, जो कि आपके अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का जो सेशन है वो और अपडेटेड स्टडी मटेरियल आया है उसका वो, और ये आपकी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड तो है ही है। और आपका एक और जो भी आएगा उसको भी कवर किया जाएगा, तो उसको भी जल्दी से जल्दी जैसे ही आएगा उसको जल्दी ही कवर कर दिया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।